अब देखो पार्टनरशिप में हमारे पास जो टोटली चैप्टर्स है ना, वो टोटली 4 चैप्टर्स है पार्टनरशिप के। कितने? 4। सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है वगैरह, उसकी थ्योरी भी। फर्स्ट जो है वो है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट कि पार्टनरशिप क्या होती है और बेसिकली क्या क्या नॉर्मली अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है, अच्छा फर्स्ट चैप्टर आपकी फर्स्ट वाली बुक का पहला चैप्टर था एनपीओ, ठीक है, जो हमने कर लिया। सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है, यानी 4 जो चैप्टर है ना उनमें सेकंड चैप्टर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। थर्ड चैप्टर जो है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन कि अगर कोई फर्म के अंदर पार्टनरशिप जो बिजनेस चला रहे पार्टनर्स, उनमें से अगर कोई पार्टनर नया आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उन प्रॉब्लम्स की हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है, नेक्स्ट है, अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया यानी रिटायरमेंट हो गया अगर किसी का या डेथ हो गई, तो उस केस में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और चौथा है हमारे पास जो चैप्टर है, यानी ये 4 चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है, वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन, यानी कि अगर सारे पार्टनर मिलकर अपने बिजनेस को बंद करना चाहें या समाप्त करना चाहें तो उस केस में क्या क्या अकाउंटिंग होती है। ठीक है। पिछली बार आपके जो सिलेबस था जो इन्होंने डिक्रीज किया था उसमें 2 चैप्टर नहीं थे। ठीक है, यानी सिर्फ ये फर्स्ट वाली बुक में 1, 2 और 3 चैप्टर ही हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो ये चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे समझते हो तो आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। मैंने ये चैप्टर इसलिए अभी तक ड्रॉप करके रखे थे, मैंने कहा जब सब बच्चे आ जाए तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर ये समझ में आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये हो गया। मान लो 90% चैप्टर रिटायरमेंट वाला कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने एडमिशन वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया। ठीक है। और फिर ये हो गए तो ये चैप्टर भी बहुत हमारे लिए इजी रहेगा। क्लियर है? यानी ये तीनों तो मैं कह सकता हूं आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं, तो इनमें हमें छुट्टियां तो लेनी नहीं है। छुट्टियां तो वैसे भी अपने को नहीं लेनी है। कुछ कहना चाह रहे हो? चलो, तो आज जो अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करें वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो देखो पहली चीज तो अपन डेफिनेशन अगर पढ़ें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप हिंदी में कहते हैं इसे साझेदारी। अगर कोई पूछ ले पार्टनरशिप क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बता सकते हो? कौन बताएगा? बोलो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय एनीवन। वो 3 इडियट वाला डायलॉग याद आ गया मुझे, है ना? वो मशीन की डेफिनेशन पूछते हैं तो या आपने 11th की बीएसटी में पढ़ा था। ठीक है। पार्टनरशिप क्या होती है, अब यहां पर अपन अकाउंटिंग के पर्पज से बात करें तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक गतिविधियां चलाएंगे। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस, लाभ और हानि जो भी होंगे उन्हें आपस में बांट लेंगे इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो, जो भी उनका पहले से निर्धारित किया हुआ अनुपात होगा उसमें। इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। समझ में आया? यानी इस डेफिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 और मोर पर्सन, यानी कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए फर्स्ट पर्सन। प्लस ये क्या करेंगे? बिजनेस चलाएंगे, कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। और उस बिजनेस से होने वाले क्या प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट या लॉस को ये क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? इन प्री डिटरमाइंड रेशियो, प्री डिटरमाइंड रेशियो। बस यही होती है पार्टनरशिप। यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके क्या करेंगे? बिजनेस को चलाएंगे, उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो के अंदर? वो रेशियो जो इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है। कई बार हम ये भी सोच लेते हैं सर 2 पार्टनर है तो आधा इसका आधा इसका, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा प्रॉफिट लेगा, जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा, है ना? तो डिपेंड करेगा उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो उन्होंने बना रखा है। क्लियर है पॉइंट? अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कंपनी जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको समझाया था सबसे छोटा बिजनेस कौन सा होता है? सबसे छोटा बिजनेस
एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा साइड में रख के अपन आते हैं उस पे। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर बिजनेस का एक ही मालिक होगा। एकल व्यवसाय, एक ही मालिक होगा, वो अकेला बिजनेस में पैसा लगाएगा, वो अकेला उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को क्या करेगा, वहन करेगा, बियर करेगा। और अगर कोई लायबिलिटी आती है फ्यूचर में, ठीक है, तो उस केस में उसको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ जाएगी, लेकिन उस लायबिलिटीज का उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था एकल व्यवसाय। तो एकल व्यवसाय यानी सोल प्रोप्राइटर क्या हो गया, सिंगल आदमी एक बिजनेस चलाता है। ठीक है, अब इस बिजनेस में के कुछ लिमिटेशंस थी। ये सेम वही पॉइंट है जो मैंने कंपनी वाला चैप्टर स्टार्ट कराते वक्त फर्स्ट डे आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इस बिजनेस की कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब कुछ कमियां इस बिजनेस की। अब क्या क्या कमियां थी? सबसे पहली कमी थी, इस बिजनेस में अगर और पैसा चाहिए तो ये कहां से ला सकता है? ये मैक्सिमम अपने पर्सनल सोर्स से पैसा ले सकता है, अपने फैमिली से ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर इसको और पैसा चाहिए तो ये क्या करेगा, बैंक से भी ले लिया, लेकिन क्या बैंक भी इसको इतना पैसा दे देगी कि ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर सके? नहीं। तो इसको एक ऑप्शन दूसरा दिखता है, इसको लगता है मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, मैं एक आदमी को जोड़ लेता हूं मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी कमी क्या थी सोल प्रोप्राइटर की, कि सबसे कम जो पैसा होता है वो इस बिजनेस में होता है। अगर इसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो इसको पैसे की नीड होगी, और पैसे की नीड ये अकेला लिमिटेड ही व्यवस्था कर सकता है, अरेंज कर सकता है। अगर इसको और पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये बिजनेस करना पड़ेगा बंद, और उसको जाना पड़ेगा कहां, पार्टनरशिप में। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में, पार्टनरशिप का जन्म क्यों हुआ? एकल व्यवसाय की कमियों के कारण, सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशन थी कुछ, जिनके कारण हमने क्या किया, पार्टनरशिप बनाई। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या क्या थी? एक तो लिमिटेड पूंजी हो गई, कैपिटल। यहां पर पैसा क्या होगा, लिमिटेड होगा, एक अकेला आदमी कितना अरेंज कर सकता है, इसलिए अगर इसको और बिजनेस को बढ़ाना है पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा। दूसरा क्या था, लिमिटेड सोर्स हो गए, वो कैपिटल बोलूं या सोर्स बोलूं, एक ही चीज हो जाएगी। यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी अगर बिजनेस में बहुत ही हैवी लॉस हो गए तो इससे अपने पर्सनल बिजनेस की एसेट्स भी बेचनी पड़ जाएगी, अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ जाएगी। बिजनेस की तो बेचेगा बेचेगा, मेरी पर्सनल कार है वो भी बेच के मुझे लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या था, एक मैनेजमेंट जो था वो भी तो लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब समझते हो, सीमित। लिमिटेड मैनेजमेंट, एक अकेला आदमी बिजनेस को कितना संभाल पाएगा? जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा एक्टिविटीज बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये अकेला बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, तो अगेन एक लिमिटेशन आ गई। यही अगर 2 लोग हो, 3 लोग हो, 5 लोग हो तो सब मिलके बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर अकेला था तो मैनेजमेंट भी क्या होता था, लिमिटेड ही होता था। ठीक है, और कमी क्या होती है इसकी, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर हैवी लॉस हो जाए तो वो इसको अकेले को बियर करने पड़ते थे, है ना, यानी कि लॉस सोनली बियर्ड, अकेला ही क्या करता था, उस हानि को बियर करता था। यही अगर सोचो 10 लाख का नुकसान हुआ, एक अकेले पे बर्डन पड़ रहा है, लेकिन यही 2 पार्टनर होते तो एक लाख पे एक पे 5 लाख का, एक पे 5 लाख का, तो दोनों के ऊपर आधा आधा नुकसान होता। 4 होते तो 2.5 लाख का नुकसान होता। समझ पा रहे हो? तो ये भी एक लिमिटेशन थी। इन सभी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, पार्टनरशिप। अब क्या क्या लिमिटेशन दूर हो गई, कैपिटल की कमी नहीं रही, बताओ कैसे? 2 या 2 से ज्यादा लोग, 10 लोगों को लाओ, 20 लोगों को लाओ, जितने लोगों को चाहो आप ला सकते हो, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, अभी पढ़ेंगे मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो इतने आप लोग ले आते हो कि आप पैसे की व्यवस्था अच्छे से कर सकते हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ध्यान रखना यहां पर भी होती है, लेकिन यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी का भी प्रोविजन है हमारे पास में। ठीक है, अब वो प्रोविजन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लिमिटेड मैनेजमेंट यहां होता था, लेकिन क्या यहां लिमिटेड मैनेजमेंट होगा क्या? 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, बिजनेस को संभाल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर लिमिटेड मैनेजमेंट वाली कमी भी हो गई दूर। और उसके बाद क्या था, लॉस अकेला बियर करेगा, जबकि यहां पर लॉस बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे कि हमने पार्टनरशिप क्यों बनाई। अब ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए था। हमें पढ़ना क्या है इसमें, पार्टनरशिप पढ़नी। तो वापस आओ, पार्टनरशिप क्या होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज चलाते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस रेशियो में, प्री डिटरमाइंड रेशियो में। हिंदी में कहें तो 2 या अधिक व्यक्ति
यहां होंगे, प्लस क्या करेंगे, व्यवसायिक गतिविधि चलाएंगे, व्यवसायिक गतिविधि। अच्छा, व्यवसायिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ, आज आ गए मोई जी, सर 6 बजे जाना जिम फ्रेंड के साथ में, ठीक है, इन्होंने एक डील डन कर ली, शाम को 6 बजे मैं क्या करूंगा, अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगा और जाते जाते रास्ते में प्रोग्राम बन गया कि आज खाएंगे पिज्जा। क्या खाएंगे, पिज्जा। तो क्या ये कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी तो हो रही है, पिज्जा खाना, आना जाने, क्या है, गतिविधि है। लेकिन क्या ये बिजनेस की गतिविधि है, क्या ये इनकी पर्सनल डील है। तो क्या हम कह देंगे पार्टनरशिप हो गई दोनों की, नो। पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहली चीज बिजनेस का होना जरूरी है। किसका, बिजनेस का, समझ गए। तो व्यवसायिक गतिविधि होनी चाहिए, सिर्फ गतिविधि नहीं, यानी एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए, बिजनेस की, प्लस उससे होने वाले लाभ व हानि को क्या कर लेंगे, वितरित कर लेंगे, वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस अनुपात में, पूर्व निर्धारित अनुपात में, समझ गए। इसे कहा जाएगा क्या, पार्टनरशिप। आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। साझेदारी क्या होती है समझाओ, एक्सप्लेन व्हाट इज द पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन वहां पर लिख के आनी है। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब बात करते हैं, जैसे हम किसी भी बिजनेस पे आते हैं ना, जैसे हमने अभी कंपनी पढ़ा, कंपनी में हमने पढ़ा था क्या, कंपनी एक्ट लागू होता है वहां पर, होता है। उसी तरीके से आप जितने भी टाइप के बिजनेस पढ़ते हो, ज्यादातर बिजनेस पे कोई ना कोई एक एक्ट जरूर लगता है। एक्ट यानी कि एक अधिनियम, अधिनियम समझते हो, सरकार ने या कुछ जो उस संस्था को संचालित करने वाली जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, वो उस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाती है, कुछ रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, जिनका उनको फॉलो करना पड़ता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट। क्या बोलते हैं, एक्ट। तो पार्टनर्स के ऊपर भी एक एक्ट लगता है, क्या लगता है, एक्ट। और उस एक्ट का नाम है, अच्छा एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिनियम, अधिनियम। ये भी क्वेश्चन आता है आपके एक एक नंबर का, ठीक है। पहले मैं थोड़ी थ्योरी करवा रहा हूं, फिर अपन प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो एक्ट जो लगता है, इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, इस पे लगता है इंडियन, अच्छा कंपनी पे कौन सा लगता था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 पुराना, और नया वाला 2013, ठीक है। तो हर बार जो अपन एक्ट देखते हैं ना, उसके पीछे एक सन दिया होता है, ईयर। वो ईयर क्या होता है कि एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था, कब से लगा था, ठीक है। उसी तरीके से भारत के अंदर इसके पार्टनरशिप के ऊपर जो एक्ट बना, वो कब बना था, इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। तो अधिनियम का नाम क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। याद रखना, फिर कह रहा हूं एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, छोटे छोटे यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने को छोड़नी नहीं है। हिंदी में कहे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप, दूसरा हमने पढ़ा इसके ऊपर एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, विशेषता है। आप जब बीएसटी पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो, बीएसटी, तो बीएसटी के अंदर आपको एक चीज बताई जाती है, हर एक चीज की आपको डेफिनेशन दे रखी होती है, वहां दे रखी होती है। आप आज नोटिस करना, उस डेफिनेशन के साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते नीचे। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पॉइंट दिए जाते हैं, वो सारे पॉइंट कहां से निकल के आते हैं मालूम है, उसकी मीनिंग में, डेफिनेशन में से। ये डेफिनेशन ही तो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ रहे हो। मैंने बोल दिया मंशु बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, रोज पढ़ाई करती है, सीरियस मत लेना ना, रोज पढ़ाई करती है, 5-5 घंटे पढ़ती है, 6-6 घंटे पढ़ती है ना, सारे क्वेश्चन करके लाती है। तो ये मैंने इनकी डेफिनेशन दी, और साथ में अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो इंटेलिजेंट बच्ची कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 5 घंटे पढ़ती है कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। एक हम हमारे एग्जाम्पल ले लो बॉयज का, किसका लूं, कोई नहीं बोलेंगे अब, है पता हमारे पॉजिटिव आना ही नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कहां से निकल के आएगी, मीनिंग में से, ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मिनिमम 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। यानी कि न्यूनतम कितनी संख्या होगी, क्या एक अकेला आदमी पार्टनरशिप कर सकता है, आज मैं खुद के साथ जाऊंगा माल खरीद के लाऊंगा, ऐसा होता है नहीं। आज मैं कुछ किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर ट्रांजेक्शन करूंगा, है ना, वो हो सकता है। तो मिनिमम 2 पर्सन, कम से कम कितने होंगे, 2 लोग, न्यूनतम 2 व्यक्ति,
न्यूनतम कितने व्यक्ति? 2। ये हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, बताओ पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी नॉर्मल केस में अनलिमिटेड ही होती है, ठीक है। लेकिन हमारे एक्ट में कई चीजें यहां पर कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जहां पर ये लिखा हुआ है कुछ पार्टनर्स का दायित्व यानी लायबिलिटी जो है सीमित हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। अगर क्वेश्चन आता है कि लिमिटेड होती है अनलिमिटेड, तो आंसर आएगा नॉर्मली तो अनलिमिटेड ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन कहते हैं कि पार्टनर्स का दायित्व सीमित है, क्या ये सही है? तो ध्यान रखना, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी सीमित हो सकती है यानी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन उनमें से एक पार्टनर की लायबिलिटी जरूर ऐसी होगी जो अनलिमिटेड हो, एक पार्टनर की। यानी कि अगर 50 पार्टनर है आपके बिजनेस में, तो एक पार्टनर की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी ही होगी, फिर चाहे 49 की लिमिटेड हो जाए। क्लियर? तो हमें नॉर्मली क्या याद रखना है? नॉर्मली तो ये याद रखना है लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? असीमित दायित्व। अभी बताया था असीमित दायित्व का मतलब क्या हो गया? अगर बिजनेस में हेवी लॉस हो जाते हैं तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचकर उन लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। जय माता दी। मिनिमम 2 पर्सन्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अच्छा, इस डेफिनेशन में एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पार्टनर्स है ना, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, पता आपको? कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, जो दिव्यांशु ने बोला था स्टार्टिंग में, है ना। इनके बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट को ही हम आगे जाके एक नाम देने वाले हैं, पार्टनरशिप डीड। पढ़ा 11th में? ये सारी चीजें आपको पढ़ी होनी चाहिए 11th में। अगर नहीं पढ़ा तो समझ लेना इस बार पढ़ना पड़ेगा। है पढ़ा? चलो, तो मिनिमम 2 पर्सन हो गए, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। सारे पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लीगल कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? वैध कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक पॉइंट और आता है इसमें, लीगल ऑब्जेक्ट। उद्देश्य जो हैं आपके व्यवसाय के, वो क्या होने चाहिए? लीगल होने चाहिए। वैध कार्यों के लिए आप बिजनेस करो। आप आ गए मेरे पास, सर आज से हम तस्करी करेंगे मिलकर, होता है ना कई बार, स्मगलिंग करेंगे, तस्करी करेंगे, तो क्या ये पहले तो बताओ क्या वैध काम है? क्या लीगल तो नहीं है, इलीगल है। अब हमने काम कर लिया, फ्यूचर में हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गए, झगड़े, ठीक है। अब झगड़े हो गए तो हम चले गए कोर्ट में, साहब हमने कहा था हम आपस में स्मगलिंग करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बांटेंगे, इसलिए मेरा प्रॉफिट ज्यादा ले रहा है। तो क्या कोर्ट उसको सोल्व कर पाएगी केस को? नहीं। कोर्ट पहले बोलेगी पहले तो इन दोनों को डालो अंदर। यानी कोई भी आप लीगल इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्ट जो है, जो आपके उद्देश्य है, जो आपका काम है, वो क्या होने चाहिए? लीगल होने चाहिए। क्लियर हुआ? यहां हमारा ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है, इलीगल एक्टिविटी है। और बताओ, इसको बोल सकते हैं अपन वैध अनुबंध, ठीक है। इससे क्या बोल सकते हैं? वैध उद्देश्य, वैध उद्देश्य, ऐसे लिखते हैं। 5th नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी अगला ही पॉइंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ आने को क्या करेंगे? बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इन डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड रेशियो, पूर्व निर्धारित अनुपात के अंदर। ये लगभग क्या होती है हमारे पास में? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। उम्मीद कम है इसमें से क्वेश्चन आने की, उम्मीद ज्यादा ये रहती है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ सकता है, वो आपसे एक्ट पूछ सकता है कि इसके ऊपर एक्ट कौन सा लगता है, ठीक है। तो फिलहाल फटाफट इनको यहां तक उतार लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, थ्योरेटिकल पोर्शन हम डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, उसके साथ में अपना प्रैक्टिकल पोर्शन भी करना है अपने को, ठीक है। मैं ये 2 चीजें मिटा रहा हूं, जिसने अभी तक नहीं किया वो कर लेना, ये वाली लाइन। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में। किसके बारे में? प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में। इसमें टोटली प्रैक्टिकल पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने। प्रैक्टिकल पार्ट जो है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले जो है फर्स्ट, उसमें ये आपको ये बताएगा हाउ टू प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी क्या होता है देखेंगे, ठीक है। और फिर ये बताएगा सेकंड नंबर इसमें हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स, अच्छा इसको हिंदी में भी लिख दूं, लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। सेकंड हमारा अकाउंट होता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हिंदी में इसे कह सकते हैं हम साझेदारों के पूंजी खाते। एग्जाम में 3 नंबर का 99% क्वेश्चन ये एक बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन का एक अकाउंट आता है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है बी पार्ट, गारंटी टू, या गारंटी लिख दो क्योंकि गारंटी में 3-4 पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको अपन गारंटी लिख देते हैं। आश्वासन, अब ये आश्वासन क्या होता है, इसके ऊपर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। आगे की जितनी भी चीजें ना सारी किसके ऊपर बेस्ड होंगी, P&L एप्रोप्रिएशन पे। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है वो ये है P&L एप्रोप्रिएशन कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। और सबसे इजी अकाउंट भी यही है। थर्ड सी पॉइंट में हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। क्या देखेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट, भूतकालीन समायोजन, भूत नहीं आएंगे यहां, भूतकालीन समायोजन। इसका मतलब ये होता है, अच्छा पहले तो गारंटी समझा देता हूं। गारंटी का मतलब ये कि जैसे कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है या कोई पार्टनर जो है रनिंग में जो काम कर रहा है वो कह दे कि मुझे तो इस बिजनेस में कम से कम इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए हर साल, ठीक है। तो बाकी के पार्टनर्स या तो उसको रखेंगे या उसको बेच देंगे। अगर रखेंगे तो बाकी के पार्टनर्स कहेंगे ठीक है मैं गारंटी देता हूं कम से कम तेरा इतना प्रॉफिट होगा। तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना वो अपन देखेंगे। यहां पर क्या है, अगर हमने अकाउंटिंग करते वक्त कोई गलती कर दी, क्या कर दी, गलती, तो उसे सुधारते कैसे हैं। जैसे 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन किया था, वैसे यहां पर भी रेक्टिफिकेशन करना है। अब ये कैसे करना है वो सीखेंगे जब ये पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम 2 या 3 क्लासेज या मान लो मैक्सिमम 4 क्लासेज लग सकती है। बट ये जो दोनों टॉपिक हैं ये कम से कम 5 से 6 या 7 क्लासेस खाएंगे, समझ रहे हो। तो मेन पार्ट क्या है इस चैप्टर का, ये, ठीक है। ये रावण है और ये उसके छोटे छोटे भाई। हाँ शाबाश, चलो अब इसको उतार लो और वापस हम फर्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज सीख के ही जाना है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और थोड़ा सा हम शेयर करेंगे 11th क्लास, ठीक है। देखते हैं इस शेयर करने में कौन बच्चा जो 11th में घूम के आ सकता है और कौन है जो 11th में जाना ही नहीं चाहता। देखो हम 11th क्लास में थे और हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, आपको याद हो तो फाइनल अकाउंट। क्या पढ़ रखे हैं, फाइनल अकाउंट्स। मैं भी आपको जो समझा रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कैसे बनता है। अब इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कॉन्सेप्ट समझो। लाभ हानि नियोजन खाता, फाइनल अकाउंट जब हम 11th क्लास में बनाते थे तो पहला अकाउंट हम बनाते थे, आपको याद हो तो क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनता था जिसमें यहां ओपनिंग स्टॉक आता था, यहां परचेज आती थी, यहां सेल्स आता था, यहां क्लोजिंग स्टॉक आता था, है ना, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे और फिर जाके निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अपन प्रॉफिट मान के चलते हैं। फिर हम बनाते थे इसके बाद में क्या, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस प्रॉफिट को सबसे पहले हम अगले अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर का बाय में जाता था और लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहां पर हमारे बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम आती थी, यहां हमारे बिजनेस के इनडायरेक्ट, और फिर यहां पर आता था हमारा नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये जाता था बैलेंस शीट में, कहां, वेरी गुड, शेयर तो अच्छी करिए आपने, कैपिटल में ले जाके हम इसको ऐड करते थे नेट प्रॉफिट को, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है, आपने इसका क्या किया, आपने इस नेट प्रॉफिट को उठा के सीधा पार्टनर्स की कैपिटल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस के मालिक का है, और बिजनेस के मालिक की कैपिटल अगर उसने आपको साल के स्टार्टिंग में 1 लाख दी और आपने उसको 1 लाख पे 10,000 का प्रॉफिट कमा के दिया, तो साल के एंड में वो आपसे 1,10,000 पे मांगेगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो ये हमसे अभी सपोज कीजिए 1 लाख पूंजी थी, 10,000 आपने प्रॉफिट कमाए, वो 1,10 मांगता है। ये जो आपने अकाउंटिंग करी ना, ये आपने करी थी सोल प्रोप्राइटर की, पता है, एकल व्यवसायी, जहां पर सिर्फ एक बिजनेस का ओनर होता था और वो अपने खर्चे, इनकम, ये सारी चीजें आपको बताता था और कहता था मुझे, ठीक है। अब जब बिजनेस में एक ही मालिक है तो ये प्रॉफिट किसका है? उसका अकेले का होगा। लेकिन अगर बिजनेस में एक से ज्यादा मालिक हो गए तो क्या ये प्रॉफिट अलग अलग मालिकों में बांटना पड़ेगा? यस। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब P&L में से ये जो नेट प्रॉफिट है ये उठा के लाएंगे और उठा के लाके एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो वर्ड है ना एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब होता है लाभों का विभाजन मालिकों में। क्या मतलब है इसका? जो भी हमारे प्रॉफिट है उसको मैं मालिकों में बांट रहा हूं। मालिकों में बांटने को ही क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर वर्ड दिख जाए ना एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब है बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिजनेस के ओनर्स में। अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं बनाने वापस, हमें क्वेश्चन डायरेक्टली खुद बताएगा ये लो आपका नेट प्रॉफिट। वो खुद कहेगा 5 लाख का इस बार नेट प्रॉफिट हुआ। कितने का? 5 लाख का। जो भी वो हमें एक क्वेश्चन में बताए, यानी कि वो आपको ट्रेडिंग नहीं बनवाएगा, वो आपको P&L नहीं बनवाएगा, वो आपसे बैलेंस शीट नहीं बनवाएगा, वो सीधा कहेगा ये इतना प्रॉफिट हुआ और फिर इस प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें पार्टनर्स को देनी है वो आपको बताएगा। ठीक है? क्या मैं पार्टनर में सीधा प्रॉफिट बांट दूं? नहीं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जब भी हम पार्टनर, अब देखो तो हमने अभी क्या पढ़ा कि हमें क्वेश्चन क्या बताएगा, इस साल का नेट प्रॉफिट कितना था वो आपको बताएगा। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ इस बार, क्या हुआ? नेट प्रॉफिट, इसमें से हम पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दे सकते हैं। जो भी चीज बिजनेस के पार्टनर्स को दी जाएगी वो सारी चीजें देने के लिए ही हम क्या करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है? तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी देखते हैं और वो सारी चीजें उस फॉर्मेट में कहां आएगी वो चीज अपन देखते हैं। ये हम बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी 2 साइड होती हैं। जैसे नॉर्मली लेजर बनती है ना, वैसे बनाना है। यहां पर लिखते हैं अपन पर्टिकुलर, यहां आता है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कितनी साइड हो गई? 2। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अच्छा एक बात बताओ, वापस आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग से यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो कहाँ गया था? P&L में, बाई साइड में। अब बताओ P&L से जो नेट प्रॉफिट आया है उससे मैं उठा के कैपिटल में डाल रहा हूँ। मैं कहाँ डाल रहा हूँ? P&L एप्रोप्रिएशन। तो बताओ P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए? बाई साइड। क्लियर? तो अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आया तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट, जो इस साल हमने कमाया। ठीक है? तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू उठा के ले आओ। अब देखो पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है बिजनेस से, और मैं एक वर्ड बता रहा था आपको, फर्म। क्या बता रहा था? फर्म। एक सिंगल आदमी जिस बिजनेस को चलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। और पार्टनर्स जिस बिजनेस को चलाते हैं उसका नाम होता है फर्म। तो जहां पर भी मैं बोलूं फर्म, इसका मतलब वो कौन से बिजनेस की बात करूंगा? पार्टनरशिप बिजनेस की बात करूंगा। क्लियर? तो याद रहेगा वर्ड फर्म। ये अभी लिखवाऊंगा, मुझे याद दिलाना, मैं उस टाइम लिखवाना भूल गया था। तो हमने कहा फर्म से पार्टनर क्या क्या चीजें ले सकता है। पार्टनर फर्म में काम कर रहा है तो वो फर्म से मांग कर सकता है सैलरी। सैलरी क्या होती है? वेतन। काम करेगा तो सैलरी लेगा। ठीक है? तो जो भी चीजें हम पार्टनर को देंगे, हम हमेशा अपने आप को अकाउंटिंग करते हो क्या मानेंगे? पार्टनर या बिजनेस का, सॉरी बिजनेस। हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के चलते हैं। हम पार्टनरशिप फर्म है, हम पार्टनर नहीं। अगर मैंने कोई भी चीज पार्टनर को दी तो बताओ मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। कोई भी चीज मैं पार्टनर को दूंगा मेरे लिए खर्चा है, और खर्चा एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसमें कहाँ आएंगे? डेबिट साइड। ठीक है? याद करो P&L अकाउंट जब हम बनाते थे तो P&L अकाउंट में खर्चे कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड।
लिखते थे। तो जो भी खर्चे होते हैं वो सारे इकट्ठा करके हम P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पार्टनर को सबसे पहली चीज जो फर्म से मिल सकती है वो क्या है? सैलरी। और सैलरी जो है वो हम लिखेंगे कैसे? हम यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है। अब जितने भी पार्टनर है उनके नाम नीचे लिखो। सपोज करो हम मान के चलो 2 पार्टनर मिनिमम, क्योंकि नहीं तो फिर अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। ए है तो ए की सैलरी, बी है तो बी की सैलरी, और टोटल करके वैल्यू 5। समझ गए? तो अभी किस में से दे रहे हैं ये सैलरी? इस प्रॉफिट में से। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रॉफिट को ही तो बांट रहा हूं पार्टनर्स में। समझ रहे हो? तो हमारा ये जो प्रॉफिट हुआ उसमें से सबसे पहला काम है पार्टनर्स को जो जो चीजें देनी है वो दे दो। अब क्या क्या देते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। पार्टनर क्या ले सकता है फर्म से? सैलरी ले सकता है। पार्टनर और क्या ले सकता है फर्म से? कमीशन ले सकता है। क्या लिख दूं? अगेन मैं दे रहा हूं, मेरे लिए खर्चा है। खर्चा तो कहाँ आएगा? डेबिट में। कहाँ आएगा? एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। टू पार्टनर्स कमीशन। अगर मैंने कमीशन दिया पार्टनर को, ठीक है, कमीशन के साथ में एक वर्ड आप और पढ़ोगे, रेम्यूनरेशन। अभी बताता हूं। रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है अगर कभी कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करे, ज्यादा काम करे, है ना, जैसे कभी उसको 8 घंटे बैठना होता 10 घंटे बैठ गया, 11 घंटे बैठ गया, है ना, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके दिया। सेल 10 लाख होनी चाहिए थी, उसके कारण हमारी सेल 12 लाख हो गई, एक्स्ट्रा काम करके दिया। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा भी कुछ पे करते हैं सैलरी के अलावा। ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। ठीक है। कमीशन क्या होता है? सेल के बेस पे हो सकता है, जो जितना माल बेचेगा उसको इतना कमीशन मिलेगा, वो कमीशन हो गया। अगेन ये भी मैंने 2 पार्टनर्स को दिया, ए को दिया तो ए, बी को दिया तो बी, टोटल बाहर। और क्या दे सकते हैं हम पार्टनर को? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट भी कौन सा? उसकी कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने हमें पैसा दिया, ब्याज लेगा हमसे। खुशबू हम कौन है? बिजनेस। हमें पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। जिससे ध्यान भटका इधर उधर हुआ नहीं, मैं आपको पढ़ूंगा। अब देखो हम पार्टनर को क्या दे रहे हैं इस बार? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगेन ए को मिला तो ए, बी को मिला तो बी। अब देखो यार जितने पार्टनर है 5 है तो 5 का नाम लिखेंगे अपना। अच्छा जरूरी है सबको ही मिले? कई बार बिजनेस में ऐसा भी होता है सब पार्टनर पैसा नहीं लगाते, है ना। कुछ पार्टनर्स ने बिजनेस में क्या किया? पैसा लगा दिया। और 1-2 पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम सिर्फ काम करेंगे बिजनेस में, ठीक है, इसके बदले में प्रॉफिट लेके जाएंगे। ऐसे भी पार्टनर होते हैं। आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ रखी है वैसे 11th क्लास में। तो प्रॉफिट जो हुआ उसको मैंने यहां लिखा, इसमें से मैंने सैलरी दे दी, मैंने कमीशन दे दिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। क्या मैं कुछ पार्टनर से ले भी सकता हूं? पार्टनर से कुछ ले भी सकते हैं? यस, एक चीज ले सकते हैं, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है? बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लेके भी तो जा सकता है। बेटे की शादी है, फॉर्म में आया, बोला 10 लाख रुपए चाहिए, ले गया। तो जब उसने हमें पैसा दिया तो हमसे उसने क्या लिया? ब्याज लिया, जिसको हमने क्या नाम दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जा रहा है तो हम भी तो ब्याज लेंगे। हम कहेंगे भाई तूने पैसा दिया तो ब्याज लिया, अब तू पैसे ले जा रहा है तो हमें ब्याज देते। ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी। हम कौन है? फर्म। हम कौन है? पार्टनरशिप फर्म। और इनकम होने पर हम क्या करेंगे? P&L को क्रेडिट करेंगे। खर्चा होने पर P&L को डेबिट, इनकम होने पर P&L को क्रेडिट। तो बाई साइड में लिखूंगा मैं क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है। ए का बी का दोनों का उत्पादन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? सर ये नेट जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में आएगा? यस। गिवन होगा। तो ये चीज आपको अगर नहीं देगा ना तो हम कहेंगे P&L अप्रोप्रिएशन हम तो नहीं बनाएंगे। क्यों? जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से बनाओगे आप? हाँ, तो जब प्रॉफिट ही नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। तो इस केस में क्या होगा? अब देखो ये हमारा प्रॉफिट हुआ था, इतनी हमारी क्या हो गई? 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट 2 मिनट, इतना हमारा प्रॉफिट हुआ। ये हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। ये हमने सारे खर्चे कर दिए। इसके बाद अब जो प्रॉफिट बचा
ठीक है। उस प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, उस प्रॉफिट को मैं डाल दूंगा पार्टनर्स की कैपिटल में। जो प्रॉफिट पहले सीधा P&L से उठ के कैपिटल में जाता था, क्योंकि ओनर क्या था, एक ही था। अब हम इस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर को जो जो चीजें मिलनी है वो सब दे देंगे, और फिर बचे हुए प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, तो अब जो आएगा वो टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ए है तो ए, बी है तो बी। किस रेशियो में बटेगा, प्री डिटरमाइंड रेशियो। क्लियर है, बस ये होता है हमारा छोटा सा। इसके अलावा और कोई चीज हो सकती है जैसे पार्टनर को मिल रही हो एक दो चीजें, वो और अपन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। यहां तक फटाफट छाप दो। अब देखो यहां पर ये जो प्रॉफिट है ये आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा। ठीक है, यहां कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सैलरी जो है वो भी आपको दे रखी होगी। अच्छा, पता है हम P&L एप्लीकेशन बनाते कब है, साल के एंड में। जैसे फाइनल अकाउंट का बनाते साल के एंड में, वैसे भी साल के एंड में बनता है। और इस साल के दौरान जितनी भी पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है, पूरे एक साल की, वो चीज की यहाँ पर लिखी जाती है। 12 महीने की सैलरी आने की यहाँ पर आती है। अगर क्वेश्चन में कभी हमें 1 महीने की सैलरी दे दे, जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया ए की सैलरी 2000 पर मंथ है, तो हम क्या करेंगे, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ, मतलब समझ गए, 12 महीने की चीज यहाँ पर आनी चाहिए। 1 महीने की दे रखी तो उसको 12 में कन्वर्ट करूंगा। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है और ये नहीं लिखा मंथ है या क्या, तो हमें मानना है वो पूरे साल का ही दिया। जैसे क्वेश्चन बोल दिया सैलरी ए की 24,000, आगे कुछ नहीं लिखा पर मंथ या क्या, तो ये क्या मानना है, पूरे साल की है। सीधा उठा के यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब ये आपके लिए बहुत इजी होगा, बताओ क्यों। सब दिया हुआ होगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन सारी चीजें आपको बताएगा। ज्यादा से ज्यादा जो अभी मैंने पॉइंट बताया, मंथली दे सकता है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें, वो 2 चीजों की कैलकुलेशन है। एक तो इस चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मेथड से, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के भी मेथड्स हैं। तो ये जो चीज है ये हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेट। तो हमारी जो ज्यादातर क्लासेस जो मैंने कहा ना इसमें टाइम लगेगा, वो इनमें ही लगने वाला है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन एक मान के चलना इन दोनों में से आएगा पक्का। तो 2 नंबर का तो इनमें से एक आ गया, 3 नंबर का एक P&L एप्रोप्रिएशन आ गया, 5 नंबर तो सामने ही दिख रहे हैं, 7 नंबर का पूरा चैप्टर है आपके, समझ रहे हो। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। ये चलो आज यहीं तक खत्म करते हैं बस।